नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 17 नगर निकायों को निर्देश है। नगर निकायों में काम करने वाले बांग्लादेशियों की सूची बनाएं, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। कमिश्नर आईजी को रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची सौंपी जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही है, कमिश्नर आईजी को रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट सौंपी जाए। कमिश्नर आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अवैध तरीके से देश में रह रहे लोगों को लेकर ये एक्शन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है। निकिता सरीन इस खबर पर जुड़ रही है, हमारी संवाददाता लखनऊ से लाइव। निकिता, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए पराग, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने का जो पूरा प्लान और एक्शन है वो शुरू हो गया है, जिसके लिए नगर निकायों की जो लिस्ट है वो बनकर आईजी और कमिश्नर को सौंपने के यहाँ पर ऑर्डर्स हुए हैं। और बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों और साथ ही साथ रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने इस संबंध में 17 नगर निकायों को निर्देश दे दिए हैं और निर्देश में ये कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले जो रोहिंग्या और साथ ही साथ बांग्लादेश हैं, उनकी एक लिस्ट है, सूची है, वो बनाए और कमिश्नर और आईजी को सौंपने के लिए बोला गया है। और कमिश्नर और आईजी को फर्स्ट फेज की बात की जाए, प्रथम चरण की, तो डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और ये डिटेंशन जो सेंटर है वो प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री के ऑर्डर्स के बाद जो अधिकारी हैं वो पूरे प्रॉपर फॉर्म और एक्शन में आ गए। तो बिल्कुल पराग, यहाँ पर सख्ती दिखाती सरकार, जहां पर सीएम ने सख्ती के बाद जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर जो शिकंजा है वो कसा है और ये कहा है कि डिटेंशन सेंटर्स बनेंगे और उनकी पूरी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही जो भी आगे का फॉलो अप होगा वो लिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने के लिए जो प्लान एंड ऑक्शन है उसको शुरू कर दिया है, लिस्ट बनाने के निर्देश हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 17 नगर निकायों को निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके तमाम अधिकारियों को ये ऑर्डर्स दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका निकिता सरीन, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे रायबरेली से बड़ी खबर की, जहां पर राहुल गांधी को लेकर परिवाद दाखिल हुआ है। विदेशी नागरिकता को लेकर यह परिवाद दाखिल हुआ है। एप्लीकेशन एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल हुई है। परिवाद को लेकर एप्लीकेशन दाखिल हुई है। बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर ने यह एप्लीकेशन डाली है। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस से प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला एवं सत्र न्यायालय का ये पूरा मामला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस से इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। बड़ी जानकारी रायबरेली से मिल रही है। राहुल गांधी को लेकर एक परिवाद दाखिल हुआ है। विदेशी नागरिकता को लेकर परिवाद की एप्लीकेशन लगाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद को लेकर एप्लीकेशन लगाई गई है। शिव प्रसाद संवाददाता इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, क्या जानकारी मिल रही है इस परिवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, जो आए थे बीजेपी नेता है, बंगलौर के रहने वाले हैं और इनका नाम है एस विघ्नेश शिशिर। ये यहाँ पर आए थे और एमपी एमएलए कोर्ट अपने अधिवक्ता के साथ आए थे। इन्होंने एक एप्लीकेशन, जो परिवाद एप्लीकेशन लिखा है, कई पन्नों की है, उसको जो है माननीय न्यायालय के सामने जो है इन्होंने प्रस्तुत किया। अदालत ने इनकी बात सुनी, इनके जो अधिवक्ता साथ में उनकी बात सुनी, तो इस पर अदालत ने संबंधित जो थाना इलाका है रायबरेली नगर कोतवाली, वहां की पुलिस से पूरी समरी एप्लीकेशन के बारे में और पूरी रिपोर्ट जो है
तलब की है और इसके बाद कहा है कि आगे की जो जैसी पुलिस की रिपोर्ट मिलेगी उस हिसाब से आगे सुनवाई होगी और इस एप्लीकेशन पे आगे अगली जो तारीख दी मिलेगी उस पर अगर स्वीकार होता है, पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है और इसमें जो आदेश होगा इनकी एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, तो पूरा एक एक जो है बात जब अगली सुनवाई होगी तब निकल के आएगा, जब पुलिस की रिपोर्ट जो है अदालत ने जो मांगी है वहां शिवजा अदालत में डेट कोई प्रस्तुत की फाइनल जाएगी। हुई है क्या अगली सुनवाई की? नहीं, अभी डेट दरअसल इसलिए नहीं हो पाई कि इनको भी नहीं पता, 2-3 दिन के लिए जैसा ये खुद बता रहे हैं, इनके अधिवक्ता बता रहे हैं, तो डेट फाइनल संभवतः सुरक्षित कर ली गई है और डेट बहुत जल्द आ जाएगी। तो उसी डेट में जो रायबरेली पुलिस है, अब संबंधित थाने की पुलिस है, वो अपनी रिपोर्ट लिखेगी। रिपोर्ट के बाद जो एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ पर एमपी कोर्ट में दाखिल किया है, उसके आगे उसकी सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रसाद, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वाराणसी से खबर की, जहां पर कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली कफ सिरप मामले में हुई है ईडी की एंट्री। सरगना शुभम जायसवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। ईडी की टीम ने शुभम के घर नोटिस चस्पा कर दिया है। शुभम के 2 घरों पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रहलाद घाट सिगरा स्थित मकानों पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। तो नकली कफ सिरप मामले पर ईडी की एंट्री हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरगना शुभम जायसवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है। कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से इस वक्त हम बता रही हैं। नकली कफ सिरप मामले में ईडी की एंट्री हुई है। सरगना शुभम जायसवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की टीम ने शुभम के घर नोटिस चस्पा किया है। पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। पंकज, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर है? जी बिल्कुल, देखिए पराग, बताना चाहेंगे कि आज जो है एसआईटी के बाद अब ईडी की एंट्री जो है हो गई है। यानी कि जो कफ सिरप किंग पिन जिसे शुभम जायसवाल जो बताया जाता है, उसके घर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो है नोटिस चस्पा की गई है। उसके जो पैतृक निवास है प्रहलाद घाट जो आदमपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे नोटिस चस्पा की गई और उसका जो नया मकान बना है, मकान क्या, वो आलिशान कोठी उसको कह लीजिए, सिगरा क्षेत्र के बादशाह बाग कॉलोनी में, जो कि बहुत ही पौष इलाका है, वहां पे परिजनों को बकायदा आईडी के ऑफिसर्स आए हैं और वहां उनको जो नोटिस है वो रिसीव कराया है। नोटिस पे साफ तौर पे लिखा है कि 8 दिसंबर को 10:30 बजे शुभम जायसवाल ईडी के ऑफिस में हाजिर हो और उनसे उनकी पासपोर्ट साइज की फोटो, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, साथ ही जो भी उनके नाम जो बैंक अकाउंट पूर्व में रहे और जो बंद हो गए हैं उसकी भी डिटेल मांगी गई है। असेसमेंट ईयर 2015-16 का जो आईटीआर है वो उनसे मांगा गया है। इसके साथ ही जो भी उनके नाम से प्रॉपर्टीज हैं, चाहे उनके नाम अभी है या हाल में जो उनके द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी है, उसकी भी पूरी जो है विवरण ईडी ने जो है मांगा है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरीके से आज लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, वहीं राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। उसके बाद ईडी की ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो है हुई है और निश्चित तौर पे बनारस की जो कमिश्नरेट पुलिस है उसके लिए भी अब चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि देखिए एसआईटी गठित तो हुई पर अभी तक अगर हम बात करें तो बनारस से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि अगर हम बात करें तो 26 फर्मों पे पहले और 12 फर्मों पे बाद में 38 फर्मों पे मुकदमा कायम किया गया है, पर गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि भोला प्रसाद जायसवाल जो शुभम जायसवाल का पिता है उसको एसटीएफ। पंकज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। सीधा गोरखपुर अब आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
तो गोरखपुर में बैठक की तस्वीरें आप देख रहे थे। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे बरेली से खबर की, जहां पर एक बार फिर से गरजा है बीडीए का बुलडोजर। कल 2 बारात घर पर बुलडोजर चला था, आज बचे हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। गुड मैरिज हॉल एवान ए फरहद पर कार्रवाई हुई है। बारादरी के सूफी टोला में हैं दोनों मैरिज हॉल। पुलिस अधीक्षक नगर भी मौके पर इस कार्रवाई में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर, अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। संवाददाता आलोक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी, जैसा कि आपको बता दें कि बीडीए द्वारा लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद बीडीए ने जो 26 अवैध निर्माण को सील किया था, उनमें लगभग 10 अवैध निर्माणों को के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। उनमें जो 2 अवैध निर्माण थे, इनके ऊपर कल से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अभी आपको बता दें कि कल से आज तक लगातार बुलडोजर गरजा है। कई जो 2 बैंक्वेट हॉल थे वो लगातार तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि इतनी बड़ी जगह में लगभग 1000 स्क्वायर वर्ग गज में इनका निर्माण किया गया था, बड़ा मजबूती से किया गया था, तो बीडीए के बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसको पूरी तरीके से तोड़ा नहीं जा सका है। अब कल सुबह 10:30 बजे से फिर बीडीए की कार्रवाई होगी और जो बचा हुआ अवैध निर्माण है उसको धराशायी किया जाएगा। आलोक, सवाल ये है, ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है, इनसे जमीनी स्तर पर असर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं और जब बीडी का बुलडोजर गरजा है तो जमीन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या संदेश जा रहा है इस बुलडोजर के जरिए, इस कार्रवाई के जरिए? जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनके अंदर भय व्याप्त है। वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि योगी जी का बुलडोजर अवैध निर्माण पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ये लोग जो आज बुलडोजर चला है, ये आजम खां के करीबी माने जाते हैं, सरफराज वली खां है और ये गैर राजनीतिक है। लेकिन जब तक सपा समाजवादी सरकार रही है तो कई बार आजम खां इनके घर पे आ चुके हैं, इनके करीबी रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये बुलडोजर जो चौकी जाके करीबी लोगों पे चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी और आजम खां के करीबी की तरफ मुड़ चुका है। और देखने वाली बात ये होगी कि 12 या 13 जो अवैध निर्माण बचे हुए हैं जिनको बीडीए द्वारा सील किया गया है, उनके खिलाफ अब बीडीए कैसी कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पूरा मामला ये है कि जो वहां के लोग थे, जो कल महिलाओं ने विरोध किया था, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। लेकिन बीडीए द्वारा कहना है कि जो निर्माण है वो अवैध है, उसके खिलाफ बीडीए अपनी कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात करेंगे अब नोएडा से खबर की, जहां पर बीएलओ से अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में शख्स ने महिला बीएलओ से अभद्रता की है। वोट के क्षेत्राधिकार को लेकर बीएलओ के साथ बहस की। नशे में शख्स बीएलओ को लगातार धमकी देता दिखा। अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोएडा सेक्टर 12 के प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। तो वोट के क्षेत्राधिकार को लेकर बीएलओ के साथ बहस की है एक युवक ने। नशे में ये शख्स नजर आ रहा है। अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोएडा से खबर है, बीएलओ से अभद्रता का ये वीडियो सामने आया है। नशे में शख्स ने महिला बीएलओ से अभद्रता की। नोएडा से अली खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। था अली, क्या है ये पूरा मामला? कौन है ये शख्स जो कि महिला बीएलओ से बदतमीजी कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला नोएडा से है। यहाँ बीएलओ के साथ अभद्रता का मामला है, जहां महिला बीएलओ स्कूल में बैठ के वोट बना रही थी, चेक करी जा रही थी, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। उसी को लेके एक शख्स वहां पे पहुंचता है, शराब के नशे में शख्स बताया जा रहा था। उसने महिला बीएलओ के साथ अभद्रता करी। आप देख सकते हैं वीडियो में, सोशल मीडिया में साफ नजर आ रहा है कि महिला के साथ लगातार अभद्रता की। तो ये तमाम ऐसी चीजें आपको नजर आ रही है वहां पे, उसमें देख पा रहे हैं कि महिला के साथ अभद्रता कर रहा है, वीडियो बनाई जा रही है। लगातार वो दबाव बोल रहा है कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत पहुंच है मेरी, बहुत लोगों को जानता हूं, ऐसी तमाम वो बातें कह रहा था। और वोट के लेके कुछ वहां पे समस्या बताई जा रही थी कि उसकी वोट उस क्षेत्र में नहीं मिल रही थी, जिसको लेके समस्या आ रही थी। लेकिन अली, सवाल ये कि ये इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? ये बात शांति से भी की जा सकती थी। वहां पर जो पूरी टीम थी या जो महिला बीएलओ मौजूद थी, वो उनसे शांति से बैठकर अपने वोट क्षेत्राधिकार को लेकर बात कर सकता था। मोबाइल पर वीडियो भी वो बना रहा है, ये भी बात इन तस्वीरों में दिख रहा है। और दूसरा ये भी बात सामने आ रही है कि उसने नशा भी कर रखा था। बिल्कुल, शख्स जो है वो शराब के नशे में बताया जा रहा था, इसी के चलते वो लगातार अभद्रता कर रहा था।
उसकी वजह से वो खुद भी वीडियो बना रहा था, उधर दूसरी तरफ से बीएलओ की तरफ से भी लोगों ने वीडियो बनाई, जिसके कारण लेके पूरा विवाद रहा। अली, सवाल ये भी है कि स्थानीय पुलिस ने भी क्या संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर? जी, पूरे मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया है। इसमें अब आगे पुलिस इसमें जांच करेगी वीडियो की क्या कुछ सत्ता है, उसके बाद इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अली तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर से खबर की, जहां पर मस्जिद से उतारे गए लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारने का अभियान है। पुलिस ने मस्जिदों से 40 लाउड स्पीकरों को उतरवाया। 20 से ज्यादा आवाज देने वाले लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इस पूरी कार्रवाई की। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। 40 लाउड स्पीकरों को उतारा गया है। पुलिस ने मस्जिद से 40 लाउड स्पीकर उतारे। 20 से ज्यादा आवाज देने वाले लाउड स्पीकरों को उतारा गया है। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर लाउड स्पीकरों को उतारा गया है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को उतारने का यह अभियान, तस्वीरें इसकी सामने आ रही हैं। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार इस खबर पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, कुछ दिनों से लगातार जिला प्रशासन के साथ साथ मुजफ्फरनगर की जो पुलिस है उसको शिकायत मिल रही थी कि कुछ मोहल्लों में जो है कुछ जो धार्मिक स्थान है उन पर जो है लाउड स्पीकरों की आवाज नॉर्म से अधिक जिससे ध्वनि प्रदूषण फैला। उसी के चलते इससे जो बच्चे बुजुर्ग और जो है आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं ये आवाज उनमें बाधा बन रही थी। इसी के तत्पर एक टीम जो है सीओ सिटी आईपीएस के सिद्धार्थ के निर्देशन में तैयार की गई और रात में छापामारी करके जो है लगभग 40 से ज्यादा ये लाउड स्पीकर को जो है उतार कर जब्त कर लिया और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मेंद्र, क्या इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की शिकायतें मिली थी और वे भी शिकायतें अभी जो शिकायतें मिली थी उसी के आधार पर आज ही नहीं पूरा सप्ताह ये जो है जो अभियान चलने वाला है। पुलिस अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि जो लोग इस चीज का उल्लंघन करेंगे उन्हें कहीं ना कहीं कानून से सामना करने पड़ेगा और उनको खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस अभियान से अगर बात की जाए तो जो अभियान से बच्चों को कहीं ना कहीं बूढ़े जो बुजुर्ग है जिनको इस चीज से ध्वनि प्रदूषण से नुकसान हो रहा था उनको काफी जो है लाभ मिलने की अंदाजा है। चलिए, शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता धर्मेंद्र को आप सुन रहे थे, इस पूरी खबर को लेकर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।